हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज इस क्लास में बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त यानी ब्लड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम लोग ब्लड का डिस्कशन करेंगे, जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो आपको आज का टॉपिक है ब्लड। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रक्त यानी ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5.5 लीटर अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। तो जो रक्त होता है यह कैसा है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि यह हमारे शरीर को जोड़कर रखता है, इसलिए इसे हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5.5 लीटर अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका वजन 100 केजी का है तो उसका 7% यानी 7 लीटर आपके शरीर में ब्लड होना जरूरी है। और पुरुष में 5.5 लीटर तथा महिला 5 लीटर रक्त होना जरूरी है। ब्लड का कलर जो है यह रेड होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग रेड होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। इसका जो टेस्ट है यह साल्टी यानी नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि NaCl के कारण। और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। एक पीएच स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 के बीच ये होता है। और 7 यानी न्यूट्रल, और 7 से अगर कम हो उसका पीएच का मान तो यानी वह अम्लीय प्रकृति का है। अगर वह 7 से ज्यादा मान है तो वो क्षारीय प्रकृति का है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है, तो 7.4 होता है। यह भी पूछा गया है कि रक्त किस प्रकृति का यौगिक है, तो रक्त जो है यह क्षारीय यानी बेस प्रकृति का यौगिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त का निर्माण, यानी रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है। तो रक्त का जो निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर के मेसोडर्म में होता है तथा वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो जो भ्रूण क्या होता है पहले जान लेते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसे हम लोग उस अवस्था को भ्रूण अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में बच्चे में जो रक्त होती है वो कैसे निर्माण होती है, तो उस भ्रूण अवस्था में बच्चे के जो लीवर होता है मेसोडर्म, उसमें रक्त का निर्माण होता है। वहीं अगर वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। रक्त यानी प्लीहा या तिल्ली, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, इसमें जाकर क्या होता है? रक्त जमा रहता है, अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब है ब्लड, जो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कण यानी ब्लड कार्पल्स। तो जो ब्लड का जो 2 भाग है प्लाज्मा, यह 55 से 60% ब्लड में पाया जाता है, और रक्त कण जो है यह 40 से 45% ब्लड में पाया जाता है। तो प्लाज्मा किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है वाटर, जो 90% वाटर से मिलकर प्लाज्मा बना है, और बाद बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर प्लाज्मा बना होता है, जिसमें प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, जिसको हम लोग आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा वही है रक्त कण यानी ब्लड कार्पल्स। इसमें 3 एलिमेंट्स इसमें भी पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग विस्तार से चलिए पढ़ते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल है इसका चित्र है, व्हाइट ब्लड सेल ये है और प्लेटलेट्स ये है। तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन रेड ब्लड सेल है, कौन व्हाइट ब्लड सेल है और कौन प्लेटलेट्स है। और जो मानव का जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है, इसी के पीछे एक स्प्लीन पाई जाती है। यही स्प्लीन है जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। इसी में रक्त का स्टोर होता है और इसी में जो आरबीसी का जीवन काल जब समाप्त हो जाता है तो इसी में यह नष्ट हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी का
कब्रस्थान कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला जो भाग है रक्त प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा, यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल का होता है और 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। जब रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को हम लोग निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ जो रक्त ही सीरम कहलाता है। जो आप लोग यहाँ पर हल्के पीले रंग का देख सकते हैं, यह प्लाज्मा है। इसी में अगर जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अगर निकाल लिया जाता है तो यह सीरम कहलाता है, जो हल्के पीले रंग का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब हम लोग को शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर जो पैथोलॉग के पास भेजता है, जो हमारा रक्त जांच करता है, तो रक्त जांच में क्या होता है, ये सिर्फ सीरम का ही जांच किया जाता है और बाद बाकी छानकर ब्लड को निकाल दिया जाता है। सिर्फ ये सीरम से ही पता लगता है बीमारियों का हमारे शरीर में। तो बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आप लोग रक्त प्लाज्मा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा है रक्त कण यानी ब्लड कार्पल्स। जो दूसरा भाग था ब्लड का, रक्त कण, इसमें 3 भाग में बांटे गए हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो हम लोग पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल यानी कार्पल्स। इसकी संख्या जो है यह 50 लाख से 55 लाख होती है और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया। और इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का 120 दिन का होता है। उसके बाद यह स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाता है और इसीलिए हम लोग स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रस्थान कहते हैं। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। आप लोग को मैंने फर्स्ट में ही बता दिया है। उसके बाद आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, कब्रस्थान। आरबीसी जो स्प्लीन में जाके नष्ट होता है, इसलिए स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रस्थान कहते हैं। और आरबीसी का आकार जो होता है वो गोल होता है, जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ये क्या होता है, परिवहन करता है, पहुंचाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मैंने इसके पिछले चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में बताया था कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वह एल्बोइली क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन को दे देता है और हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में संचरण करके पूरी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। और कोशिकाओं से जो निकली हुई जो CO2 है उसे वो अपने साथ लेकर वापस फिर एल्बोइली में दे देता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन का जो क्या है, गैसों का आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पहुंचाता है, फिर ऑक्सीजन को लेकर पूरे कोशिका में पहुंचाता है। तो आप लोग हीमोग्लोबिन के बारे में समझ गए होंगे। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है 14 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है तथा महिलाओं में इसका स्तर 13 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। और हीमोग्लोबिन के कमी कारण एनीमिया नामक रोग होता है। ये जो रेड ब्लड है देख रखते हैं, ये रक्त का कणिका है, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए रक्त में तो हमें एनीमिया नामक रोग होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से कारण होता है। WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसकी संख्या 8000 से 10000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग सफेद रंग का दिखाई देता है। जो आप लोग व्हाइट ब्लड सेल देख सकते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है। तो ये क्यों सफेद होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और WBC का जो आकार है यह अनियमित होता है, इसका आकार गोल नहीं होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो WBC है इसका आकार अनियमित होता है, जबकि आरबीसी का जो आकार होता है वह गोल होता है। WBC का जो निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा में ही होता है, लेकिन इसका जो जीवन काल है 4 दिन का होता है। और WBC को इंग्लिश में हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। जैसे हमारे देश में जो सैनिक होते हैं वो हमारे देश की रक्षा बॉर्डर पे जाकर करते हैं, जो WBC है ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में
पूरे रक्त में यह फैला हुआ रहता है और यह ठीक हमारे शरीर में सैनिक की भांति ही कार्य करता है। जैसे जब कोई हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया या कोई किसी प्रकार की इन्फेक्शन या डिजीज प्रवेश करती है तो ये WBC क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है और हमारे शरीर को रक्षा करता है। जो WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल, इसके 5 एलिमेंट होते हैं। पहला है मोनोसाइट, उसके बाद है लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसको हम इसका चित्र देख लीजिए पहले आप लोग। ये जो मोनोसाइट है यह आकार में सबसे बड़ा होता है और इसका क्या कार्य है इसको हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है आरबीसी और WBC का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो 600:1, यानी आरबीसी जो है यह 600 पाया जाता है जबकि WBC 1 पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग जो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल है इसके 5 एलिमेंट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उनके कार्य। जो मोनोसाइट होता है इसका आकार कैसा होता है, आकार में बड़ा होता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह है मोनोसाइट। उसके बाद यह क्या करता है, यह जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में रोगाणुओं का क्या करता है, ये भक्षण करता है। उसके बाद है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, इसके द्वारा रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जीवाणुओं को नष्ट करना इसका कार्य होता है। और ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की इसमें सेल पाई जाती हैं, जिसे हम लोग एक टी सेल कहते हैं और एक बी सेल कहते हैं। जो टी सेल होता है यह क्या करता है, हमारे शरीर में जो एड्स जो होता है इससे रक्षा करता है। जब हमारे शरीर में एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV वायरस प्रवेश कर जाता है तो वो HIV वायरस क्या करता है, इसी जो टी सेल है ये टी सेल को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर में HIV वायरस फैल जाता है और हमें एड्स नामक बीमारी हो जाती है। जो HIV है यह वायरस टी सेल को क्या करता है, नष्ट कर देता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि HIV जो है वो किस कोशिका को नष्ट कर देता है। तो WBC का जो टी सेल पाया जाता है लिम्फोसाइट में, वो टी सेल कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद है एसिनोफिल्स। जो एसिनोफिल्स होता है इसका क्या कार्य है, इसके द्वारा एलर्जी संबंधित बीमारियों को ठीक करना कार्य होता है। यानी यह एंटी एलर्जिक के कार्य में रूप में हमारे शरीर में यह कार्य करता है एसिनोफिल्स। उसके बाद है बेसोफिल्स। ये जो बेसोफिल्स है इसके द्वारा हेपेरिन नामक यौगिक का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण वेसल्स यानी जो नस होती है रक्त नलिका, इसके अंदर रक्त नहीं जम पाता है। किसके कारण, बेसोफिल्स के कारण। उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स। इसका क्या कार्य है, तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसके द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। ये रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। तो जो WBC के ये 5 जो एलिमेंट्स है ये एक एक करके आप लोग को मैंने बता दिया, इसका कार्य बता दिया और ये किस तरह के दिखते हैं आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो रक्त बिंबाणु क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी रक्त को यह गाढ़ा बना देता है। यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होता तो हमारे शरीर में जो अगर कहीं कट भी जाता तो वहां पर रक्त का क्लॉटिंग नहीं हो पाता, जिसके कारण रक्त शरीर से सारे रक्त निकल जाएंगे, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए यह रक्त को क्या करता है, गाढ़ा करता है और रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका जो जीवन काल होता है 7 दिन का होता है और इसकी संख्या 2 लाख से 3 लाख प्रति घन मीटर होती है। और डेंगू बीमारी में क्या होता है, इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। जब डेंगू बीमारी हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या को क्या करते हैं, जब घटा देते हैं, तो इसलिए मरीज में बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है, जिसके कारण यह डेंगू बीमारी से बचा जा सकता है। यह है प्लेटलेट्स, आप लोग देख सकते हैं। ये अगर कट गया तो क्या होता है, यहाँ से ये ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है। इसको हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। जब कहीं कट जाता है तो शरीर में रक्त बाहर निकलने लगता है और रक्त वायु के संपर्क में आ जाता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। और यह थ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त में पहले से उपस्थित फाइब्रिनोजेन को क्रिया करके
फाइब्रिन में बदल देता है और फाइब्रिन की रचना जो होती है वह जाली के समान होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये जालीनुमा रचना क्या है, यह है फाइब्रिन की रचना है, ये जालीनुमा। जब यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा होता है तो ये फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है, ये सब क्रिया होके, जिसके कारण ये जाली में रक्त के जो कण हैं ये फंस जाते हैं, जिसके कारण रक्त का बहाव रुक जाता है और इसे हम लोग रक्त का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोग डायग्राम से समझ गए होंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और प्लेटलेट्स की क्या भूमिका होती है हमारे रक्त में। अब हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, खान पान के अनियमित तरीके तथा हम लोग लेस एक्टिविटी मोड में के लाइफ में कारण हम लोग को क्या होता है, जो आर्टरी होता है, जो ये वेसल्स होती है, इस वेसल के ऊपर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये वेसल्स है, इस वेसल्स में क्या हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कोलेस्ट्रॉल जम गया है। जो तैलीय पदार्थ ज्यादा का सेवन करने से ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और क्या होता है, जिससे धमनी या व्यास, धमनी का जो व्यास होता है, जो इसका मोटाई होता है, चौड़ाई, ये क्या होता है, कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप बीपी का जो ब्लड प्रेशर का जो मान होता है बहुत उच्च हो जाता है और बीपी के कारण चेस्ट में क्या होता है, हमेशा दर्द बना रहता है, जो अंततः धमनी के फटने का कारण बन जाता है। उसके कारण ये जो धमनी है, सीरा है, यहाँ से फट जाती है। ये जो प्रेशर लगाता है यहाँ से ब्लड, तो क्या होता है, दबाव पड़ता है नलिकाएं पे और नलिका क्या हो जाती है, फट जाती है, जिसे हम लोग हार्ट अटैक की घटना कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण जो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल से हमारी शरीर में हानि पहुंचती है हार्ट अटैक के रूप में। ये जो व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और जो ब्लड वेसल्स, ये सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस क्लास का जो MCQs क्वेश्चन है पार्ट 2 वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं, तो कृपया उसको देखना ना भूलिएगा। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।